23 नवंबर 2005 घोर अंधेरी काली रात थी। हैदराबाद से एक बस निकलती है जिसकी मंजिल थी गुजरात का अहमदाबाद शहर, लेकिन बीच में इस बस को महाराष्ट्र से गुजरना था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। बस महाराष्ट्र के सांगली पहुंची कि तभी गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड यानी गुजरात एटीएस ने इस बस को चारों ओर से घेर कर रुकवा दिया और इस बस से 3 लोगों को नीचे उतार कर एटीएस की गाड़ी में बिठा दिया। और 3 लोग थे, सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौशर भी और उनका एक साथी तुलसीराम प्रजापति। 3 दिन बाद 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख को 8 गोलियां मार दी जाती है, जिसे गुजरात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजी वनजारा एनकाउंटर बताते हैं। अरे मामा, ये वो एनकाउंटर है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देश के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति अमित शाह को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। ये वो एनकाउंटर है जिसने 3 राज्यों के 38 सीनियर पुलिस अफसर, कई गदावर पॉलिटिशियन, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया था। कैसे यह केस एक गैंगस्टर के फेक एनकाउंटर से होता हुआ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के सीनियर जज की रहस्यमय मौत तक जाता है। आज हम देखेंगे कि इस केस में कई विवादास्पद कहानियों का जन्म हुआ और ये भी जानेंगे कि उनका आने वाले समय में क्या असर पड़ा। मेरे वीरो, इस केस की पूरी कहानी सीबीआई द्वारा सबमिट की गई चार्जशीट और मीडिया हाउसेस द्वारा प्रकाशित किए गए कई रिपोर्ट की एनालिसिस पर आधारित है। हमने ये पूरा ध्यान रखा है कि इस वीडियो में हमारे निजी पर्सनल मंतव्य जोड़े ना जाए। तो आइए देश के सबसे चर्चित एनकाउंटर की कहानी को पूरे साक्ष्य के साथ समझते हैं। કેમ છો? મજામાં? अरे मामा, हमारे सभी भाइयों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आपसे एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में इस केस को लेकर अपनी राय भी जरूर दें। इस कहानी का मेन किरदार अपने आपराधिक करियर की कहानी लिखना शुरू करता है अपने ही जन्मभूमि यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन के गांव चिरनिया से। नाम सोहराबुद्दीन शेख। 1995 में ये ट्रक ड्राइवर था और अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। यहाँ उसकी मुलाकात होती है छोटा दाऊद और बाबू पठान से। ये दोनों शख्स अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहे थे। अब सोहराबुद्दीन भी इनके साथ जुड़ गया। ट्रक ड्राइविंग के साथ साथ स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया। हथियारों की तस्करी में सोहराबुद्दीन उस्ताद बन चुका था। अब सोहराबुद्दीन के अंदर अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने की लालच जगी। उसने उगाही करना भी शुरू कर दिया। तब उसकी नज़र में गुजरात और राजस्थान में जो मार्बल का धंधा चल रहा था उस पर पड़ी। अब सोहराबुद्दीन उन मार्बल कारोबारियों से विरोधी हफ्ता वसूली करने लगा। इस तरह अपराध करते करते उसके ऊपर कब 56 मुकदमे दर्ज हो गए वो भी नहीं जानता था। वो तो बस अपराध पे अपराध किए जा रहा था। धीरे धीरे इसने अपना गैंग बनाया जिसमें दूसरे कई लोग भी जुड़े, जैसे तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डेनियल। बताया जाता है उस दौर में राजस्थान में एक लोकल माफिया हुआ करता था। नाम था हामिद लाला। उसे सोहराबुद्दीन और उसके आदमियों ने भरे बाजार ठोक डाला और यहीं से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सोहराबुद्दीन का दबदबा बढ़ गया। धीरे धीरे यह गैंग पुलिस की रडार में भी आने लगा। इसके बाद 2004 में एक बड़ा कांड होता है जहां से सोहराबुद्दीन और उसके गैंग की चर्चा होने लगी। दरअसल गुजरात में भाजपा के एक सीनियर लीडर हुआ करते थे, हिरेन पांड्या, जिनकी मौत तो आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि उनकी हत्या किसने करवाई थी। पर हिरेन पांड्या को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति ही थे। ये सब होने के बाद सोहराबुद्दीन ने एक और कांड कर दिया जिसने उसे सीधे यमराज के पास पहुंचा दिया। दरअसल राजस्थान में एक मशहूर आरके मार्बल इंडस्ट्री है और आरके मार्बल के ओनर है विमल पाटनी। इनको डरा धमका कर सोहराबुद्दीन ने एक मोटी रकम वसूली थी। जब यह बात मार्बल कम्युनिटी में फैली तो गुजरात और राजस्थान की जो पूरी मार्बल कम्युनिटी थी एकजुट हो गई और सोहराबुद्दीन का इलाज ढूंढा जाने लगा। तब ये सब लोग पहुंच गए तत्कालीन राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के पास, जहां उन्हें बताया जाता है कि ऐसे ऐसे सोहराबुद्दीन ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, इसका कोई हल निकालो।
लेकिन मामा, इस गैंगस्टर की पहुंच कहाँ तक होगी ये इसी बात से समझा जा सकता है कि गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही राज्य में सोहराबुद्दीन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। तब गुलाबचंद कटारिया और सारे मार्बल व्यापारी मदद की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं अहमदाबाद और यहाँ से एंट्री होती है अमित शाह की। यहाँ अमित शाह को सारी बातें बताई गई कि एक गैंगस्टर हमें बहुत परेशान कर रहा है और इसकी वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो रहा है। तब अमित शाह इसका एक इलाज निकालते हैं और यहीं से शुरू होता है पूरा रक्त चरित्र। उस समय गुजरात एटीएस के चीफ हुआ करते थे डीजी वनजारा। अमित शाह की तरफ से उनको ये पूरा टास्क दिया गया कि सोहराबुद्दीन का कुछ हल निकालो। तब क्राइम ब्रांच के चीफ हुआ करते थे अभय चुडासमा। तो डीजी वनजारा ने अभय चुडासमा को ये जिम्मा सौंपा जिसके तहत पूरा प्लान बनाया गया। प्लान के तहत सोहराबुद्दीन को गुजरात लाना था, पर गुजरात लाए तो लाए कैसे, क्योंकि यह गैंगस्टर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपराध करता था। वहाँ उसके खिलाफ मुकदमे थे, गुजरात में तो एक भी मुकदमा नहीं था। कहा जाता है तब अभय चुडासमा ने सोहराबुद्दीन को एक टिप्स दी राजस्थान के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन रमन पटेल की, कि रमन पटेल से तुम बहुत सारा पैसा वसूल सकते हो, पर इसके लिए गुजरात आना पड़ेगा। उधर सोहराबुद्दीन था डेढ़ सियाना। खुद पुलिस ने टिप्स दी थी तो वह भरोसा नहीं किया। वह खुद गुजरात नहीं आया, बल्कि अपने साथी गैंगस्टर तुलसीराम प्रजापति और डैनियल को गुजरात भेजा। ये दोनों गुजरात आए, रमन पटेल और उसके भाइयों पर गोलियां भी चलाई। उधर पुलिस का प्लान था ही, इन्हें पकड़ा। दोनों को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। बावजूद पुलिस का प्लान अधूरा रह गया, क्योंकि जिसके लिए जाल बिछाया गया था वो तो आया नहीं था। खैर, पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया। इन दोनों ने स्वीकारा, हम सोहराबुद्दीन के कहने पर आए थे। इसके बाद डैनियल को पुलिस ने अपने पास रखा, लेकिन तुलसीराम प्रजापति को इन्फॉर्मर बनाकर छोड़ दिया कि अब तुम सोहराबुद्दीन की एक्टिविटीज के बारे में हमें बताते रहोगे। अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली थी। तुलसीराम प्रजापति पुलिस को मुखबिरी करता है। वह दिन था 23 नवंबर 2005 का। तुलसीराम प्रजापति ने पुलिस को बताया कि सोहराबुद्दीन इस तारीख को हैदराबाद से अहमदाबाद जाने वाला है, साथ में उसकी पत्नी कौसर भी और खुद तुलसीराम प्रजापति भी रहेगा। उधर गुजरात पुलिस ने हैदराबाद से अहमदाबाद आ रही बस को महाराष्ट्र के सांगली में रोक लिया और वहां से सोहराबुद्दीन, उसकी बीवी कौसर भी और प्रजापति को हिरासत में लिया गया। इसके बाद गुजरात एटीएस इन तीनों को लेकर आती है गांधीनगर के पास जमियातपुरा में बने दिशा फार्म हाउस पर। इसके ठीक 3 दिन बाद 26 नवंबर 2005 का दिन था। सुबह के 4 बज रहे थे। गुजरात और राजस्थान पुलिस की टीमें दिशा फार्म हाउस पर पहुंचती है। यहाँ से अकेले सोहराबुद्दीन को लेकर जाया जाता है अहमदाबाद और विशाला टोल पॉइंट के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर। बताया जाता है कि वहां पर फेक एनकाउंटर के सारे संसाधन पहले से मौजूद थे, जहां एक बाइक भी रखी हुई थी ताकि ये दिखाया जा सके कि सोहराबुद्दीन बाइक लेकर भाग रहा था, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर करना पड़ा। उस एनकाउंटर पॉइंट पर डीजी वनजारा थे, आर.के. पांडियन थे, राजस्थान के आईपीएस अफसर एम.एन. दिनेश थे और भी कई अफसर और पुलिस वाले भी थे। जहां बताया जाता है कि सोहराबुद्दीन को 8 गोलियां मारी गई और इस घटना को एक एनकाउंटर का नाम दिया गया। फिर बताया गया कि सोहराबुद्दीन के लश्कर तैयबा के साथ संबंध थे, वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी उसके संबंध थे। बताया गया कि वह गैंगस्टर के साथ साथ एक टेररिस्ट भी था और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी उसके रिश्ते थे। तो ये सारी बातें उस वक्त पुलिस की ओर से बताई गई। अब सोहराबुद्दीन की पत्नी का क्या हुआ, तो सुनो मामा। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन कौसर बी को भी दिशा फार्म हाउस से निकालकर डीजी वनजारा के गांव इलोल में ले जाया गया था, जहां उनकी हत्या कर दी गई। अब तीसरा सवाल, प्रजापति का क्या हुआ? तो ऐसा है मामा, पुलिस ने प्रजापति को दूसरी बार भी गवाह बनाकर छोड़ दिया था। इसके 1 साल बाद तक वह प्रजापति राजस्थान की जेल में रहा, जहां उसे अक्सर गुजरात लाया जाता पूछताछ करने। और अब प्रजापति को भी शक था कि मुझे भी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, और ये बात उसने उस वक्त मानवाधिकार आयोग के कुछ लोगों को भी बताई थी। और इसके बाद यही हुआ। 2006 में तुलसीराम प्रजापति को बनासकांठा राजस्थान बॉर्डर पर अंबाजी के पास एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं 1 साल तक में ये केस दब गया। कहीं पर भी इस केस को लेकर कोई बातें नहीं हो रही थी।
पर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर के 1 साल बाद गड़े मुर्दे वापस उठने लगे। दरअसल 1 साल बाद एक पत्रकार है प्रशांत दयाल, वह गुजरात के जाने माने अखबार दिव्य भास्कर में एक इंटरव्यू देते हैं और जिसमें वह कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। प्रशांत दयाल के मुताबिक इस एनकाउंटर में शामिल कुछ पुलिस वालों से उनकी मीटिंग हो रही थी और तब शराब के नशे में पुलिस वालों के मुंह से निकल गया कि पास में एक फार्म हाउस पर एक बुर्का पहनी औरत को मार दिया गया था। इसके बाद प्रशांत दयाल ने उस जगह पर जाकर पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ एक बुर्का पहनी महिला थी। जब उनको सच्चाई पता चली तो 2006 में दिव्य भास्कर में इंटरव्यू दिया और तब फिर से इस केस पर पूरे देश में चर्चा होने लगी। दूसरी ओर सोहराबुद्दीन के भाई रोबाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी भाभी के खोने की और अपने भाई के फेक एनकाउंटर की पिटीशन डाल दी थी, जिस कारण मार्च 2007 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कोर्ट ने गीता जौहरी को यह केस सौंपा। गीता जौहरी ने 1 महीने के बाद 24 अप्रैल 2007 को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, जिसके चलते डीजी वनजारा, एमएन दिनेश, आर के पांड्या जैसे बड़े बड़े अफसर गिरफ्तार हुए। अब दूसरी बार जनवरी 2010 में गीता जौहरी ने इस केस की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तो इस बार इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जज को जो रिपोर्ट दी गई थी इसमें पॉलिटिकल प्रेशर दिखा, यानी गीता जौहरी पर प्रेशर था, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब सीबीआई ने इस केस को संभाल दे नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 23 जुलाई 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की, जिसमें 38 लोगों को आरोपी बताया गया था, जिनमें ऐसे लोगों के नाम थे जिसे सुनकर पूरा देश दंग रह गया था। अमित शाह, डीजी वनजारा, गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री, अभय चुडासमा, एमएन दिनेश, ऐसे 38 लोगों के नाम शामिल थे। इसके बाद 25 जुलाई 2010 का वह दिन था जब पहली बार इस केस में अमित शाह गिरफ्तार हुए। उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन 29 अक्टूबर 2010 को अमित शाह जमानत पर बाहर आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि गुजरात में यह केस सोल्व तो होगा नहीं, तो सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने यह केस गुजरात हाई कोर्ट से हटाकर मुंबई ट्रांसफर कर दिया। मुंबई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 केस, सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर, कौसर बी की हत्या और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर को मर्ज कर दिया। यहाँ से यह केस स्ट्रॉन्ग बन गया। अब जब स्पेशल कोर्ट के पास यह केस पहुंचा तो यह तय हुआ था कि इस केस में शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही जज फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 जजों ने यह केस देखा। जेटी उत्पत 1 साल तक उन्होंने इस केस की सुनवाई की, लेकिन फिर उन्हें ट्रांसफर कर पुणे भेज दिया गया। अब इस केस को संभालते हैं जस्टिस लोया, लेकिन 31 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई थी, पर 30 नवंबर को एक शादी समारोह में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद तीसरे जज आए एमडी गोसावी। 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह को इस केस में बरी कर दिया जाता है। इसके बाद एक एक कर सारे लोगों को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस केस में जो जितने भी गवाह थे वे सारे अपने बयान से मुकर गए थे और सबूत भी पूरे नहीं थे। और इस तरह आज भी यह केस एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि आज भी कुछ लोग मानते हैं कि कातिलों को सजा नहीं मिली। अरे मामा, यहाँ कुछ बातें आपको समझनी होगी। सोहराबुद्दीन शेख भी कोई सज्जन पुरुष नहीं था, एक हार्डकोर क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, जिसके ऊपर हत्या, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, वसूली के करीब 56 मुकदमे दर्ज थे। दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह देश का वड़ा प्रधान हो या राष्ट्रपति, किसी को सजा देने का हक सिर्फ कानून के हाथ में है, और वह भी कानून के हिसाब से, ना कि अपनी मन मर्जी से। तब जाके समाज में सभ्यता, सुशासन, न्यायिक व्यवस्था टिकी रहेगी। तो मेरे वीरो, अब आप इस केस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।